सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। सीसीई कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है, जिसमें विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 3 शब्द हैं: सतत, व्यापक, मूल्यांकन। तो ये सतत क्या है, व्यापक क्या है, मूल्यांकन क्या है, इसे समझेंगे। सतत का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूअस। सतत का शाब्दिक आशय है लगातार। सतत के साथ आकलन शब्द जुड़ा है, अर्थात लगातार आकलन करना, यानी कि गैप देना नहीं है। आकलन करते वक्त विद्यार्थी की हमें गैप नहीं देना है, लगातार आकलन करना है। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं और आकलन कर रहे हैं, ये दोनों क्रिया क्या है, अलग अलग नहीं चलेंगे। हम जब पढ़ा रहे हैं तभी उसी वक्त हमें साथ ही साथ क्या करना है, बच्चे का आकलन भी करना है। इसे हम पृथक पृथक रूप से नहीं देख सकते। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समेकित भाव है। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ही क्या आता है, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। इसमें बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। या तो जो आकलन हम करते हैं लगातार बच्चे का, वो औपचारिक होता है, यानी कि निर्दिष्ट समय में होता है, या फिर वो अनौपचारिक होता है, कहीं भी कभी भी होता है। ठीक है। इसमें न सिर्फ शैक्षिक क्रियाकलाप विषय आधारित बल्कि सह शैक्षिक क्रियाकलापों का भी सतत आकलन किया जाता है, जिससे बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के साथ साथ यह भी ज्ञात होता है कि बच्चे ने क्या सीखा एवं कहाँ उसके साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तो देखिए, सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसका आकलन नहीं करना है, साथ ही साथ जो बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज करता है उसका भी हमें आकलन करना है। ठीक है। सतत आकलन शिक्षक अपने अध्यापन के समय अवलोकन या अन्य उपकरणों की सहायता से कर सकता है, जिससे प्राप्त फीडबैक का उपयोग वो अपनी शिक्षण विधि को सुधारने हेतु कर सकता है। नियमित आकलन एक समय विशेष के अंतराल के बाद किया जाता है, जिसमें शिक्षक विभिन्न तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग कर फीडबैक प्राप्त करते हैं। यह फीडबैक शिक्षक के अलावा पालकों एवं बच्चों के लिए भी होता है। तो देखिए, समय समय पर क्या करता है शिक्षक की विभिन्न टूल्स टेक्निक्स, इनके जरिए वो बच्चे का आकलन करता है, और जो वो फीडबैक पाता है सिर्फ उस तक सिर्फ नहीं रहता है, बच्चे के पेरेंट्स तक जाता है। इवन बच्चों को भी पता चलता है कि फीडबैक क्या है, कहाँ उनकी कमी है। ठीक है। अब ये व्यापक क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशलों गुणों के विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित है, जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए, व्यापक का मतलब क्या है, सामग्रिक आप समझ सकते हैं। ठीक है। सिर्फ शारीरिक नहीं या सिर्फ शैक्षिक नहीं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी विकास जब सम्मिलित हो जाते हैं मूल्यांकन में, तब उसे क्या कहेंगे, व्यापक कहेंगे। इन गुणों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक। पूर्व में कक्षा उन्नति का आधार केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता रहा है, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र तक सीमित रहा। वर्तमान में इसमें बच्चों के सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र जैसे बच्चों की रुचि, अभिवृत्ति, सृजनशीलता, खेलकूद, योग आदि को सम्मिलित किया गया है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। व्यापक आकलन अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए, पहले क्या किया जाता है, सिर्फ पढ़ाया जाता था, और जो पढ़ाए जाते हैं बस उसी का आकलन होता था। लेकिन अभी क्या करते हैं, स्कूल्स में को करिकुलर एक्टिविटीज चलाए जा रहे हैं। ठीक है। उन सभी का आकलन भी किया जा रहा है, जिससे बच्चे का जो सामग्रिक विकास है उसका हमें पता चल सके। तो इसे कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। और ये कैसे हो सकता है, अवलोकन के जरिए हो सकता है, चर्चा के जरिए हो सकता है, साक्षात्कार के जरिए भी हो सकता है। मूल्यांकन क्या है?
मूल्यांकन कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध रूप से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है। तो एक तो हमें बच्चों का आकलन करना है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या प्रतिभा है, उसको जांचना है और उनको अग्रगति करने के लिए क्या देना है, सुझाव देना है। इसे मूल्यांकन कहेंगे। साक्ष्यों का यह संकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। तो मूल्यांकन के बहुत सारे उपकरण रहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार कर उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी, विकास की गति उतनी ही बेहतर होगी। तो ये रहा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक तो कैसा होगा मूल्यांकन, लगातार चलते जाएगा, ठीक है, कभी रुकना नहीं है कि इस वर्ष हम मूल्यांकन कर दिए तो अगले वर्ष नहीं करना है, फिर अगले वर्ष करना है, वैसा नहीं है। हमें उसका लगातार मूल्यांकन करना है। और व्यापक क्या है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास के तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। सिर्फ एक पक्ष का नहीं, उसके जितने भी पक्ष हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, जितने भी पक्ष हैं, सभी पक्षों का मूल्यांकन हमें लगातार करना है, ठीक है। अब देखेंगे रचनात्मक आकलन क्या है, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो सतत रूप से औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव एवं गलतियों के निरंतर सुधार से करते हैं। सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में शिक्षक को यह जानना बहुत आवश्यक है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, सीखने की प्रगति कैसी है, बच्चे को कहाँ मदद की आवश्यकता है। अतः शिक्षक कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बच्चे का सतत आकलन करता है। आकलन के दौरान शिक्षक न सिर्फ आवश्यकतानुसार बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण करता है, बल्कि अपने स्वयं की भी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, उसमें बच्चे स्वयं सक्रिय रहते हैं, ठीक है, और उसमें शिक्षक क्या पता लगाता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, सीखने की प्रगति कैसी है, बच्चे को कहाँ मदद की आवश्यकता है। और इसमें सिर्फ बच्चे का प्रगति की जो जांच नहीं होती है, शिक्षक की प्रगति की भी जांच होती है, ठीक है। शिक्षक अपने स्वयं के फीडबैक हेतु माता पिता फीडबैक देने एवं बच्चों की प्रगति जानने के लिए फॉर्मेटिव आकलन के कुछ बिंदुओं को मूल्यांकन पंजी में नोट करता है, जिसके वेटेज को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित किया जाता है। ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि यह वेटेज प्राथमिक स्तर पर 50% एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 40% है। यह वेटेज एक निश्चित अवधि पश्चात कम से कम 5 उपकरणों के माध्यम से निकाला जाता है, जिसमें बच्चे ने अच्छा प्रयास किया। तो देखिए, इसमें जो ये 40% वाला है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में तो आता है, क्या पता कि RHT में भी आ जाए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका जो वेटेज क्या है 40% है, प्राथमिक स्तर पर क्या है 50% है। योगात्मक आकलन क्या है, समेटिव असेसमेंट, ये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में किया जाता है, या यूँ मानिए कि वर्षांत में किया जाता है, ठीक है। यह आकलन पेपर पेंसिल लिखित उपकरणों की सहायता से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए प्रश्न पत्र का उपयोग किया जाता है। और देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसमें अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें अभी आपको पेपर पेंसिल दे दूँ, मतलब क्लास के दौरान ही पढ़ाते पढ़ाते, तो उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे, क्योंकि हम कक्षा के दौरान कर रहे हैं, किसी एक यूनिट खत्म होने के बाद हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए प्रश्न पत्र का उपयोग किया जाता है। शिक्षक प्रश्न बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र कौशल आधारित हो, रटने पर ना हो, बच्चों की अनुभव कल्पना शक्ति ये प्रदान करते हो। और एक पॉइंट है, योगात्मक आकलन में D एवं E ग्रेड प्राप्त बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान होता है। उपचारात्मक शिक्षण जो डायग्नोस्टिक टीचिंग होता है, ठीक है।
उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, योगात्मक आकलन से ही हमें पता चलता है कि हमें किन बच्चों का डायग्नोस्टिक टीचिंग देना है, ठीक है, किन बच्चों का हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है। तो देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कक्षा के दौरान चलता है, जब हम पढ़ाते हैं, अध्ययन अध्यापन के दौरान चलता है। और जो ये समेटिव असेसमेंट है, योगात्मक आकलन, ये जब जब हम किसी जो होता है ना कि अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, उसको हम क्या कहेंगे, समेटिव असेसमेंट कहेंगे, ठीक है। और उपचारात्मक शिक्षण क्या है कि शिक्षक कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अवलोकन कर, प्रश्न पूछकर, चर्चा कर, कापियों को देखकर यह पता करे कि बच्चे किन किन क्षेत्रों में सीख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पहले तो जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके लिए पहले क्या चाहिए कि शिक्षक पहले पता लगाए कि किन बच्चों को यह उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है, किन बच्चों की कहाँ कमी है, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या कर सकता है, अवलोकन कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, चर्चा कर सकता है, कॉपियों का जांच कर सकता है, ठीक है। यदि सीख नहीं पा रहे हैं तो क्या कारण है, तो उसका कारण भी तो ढूंढना है। संभवतः बच्चे का कक्षा में ध्यान ना रहना, गलती होने पर शिक्षक द्वारा डांटना, बच्चों की चंचलता, शिक्षक की भाषा ना समझ पाना, बोलते हुए लिखते समय कठिनाई, कक्षा में लंबी अनुपस्थिति, संख्या ज्ञान का अभाव, प्रश्नों को ना समझ पाना, उत्तर लिखते समय पर्याप्त समय ना होना, उत्तर लिखने में हड़बड़ी करना, विषय में रुचि ना होना आदि कारणों से बच्चे त्रुटियां करते हैं। शिक्षक बच्चों के ना सीख पाने के कारणों को गहराई तक जाकर समझे, तदुपरांत उपचारात्मक शिक्षण दे। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है, पहले तो हमें जो बच्चे की समस्या क्या है उसको जांचना है, और उसको जांचने के बाद क्या करने से यह समस्या टलेगी, वही है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। जब हमें समाधान मिल जाता है कि भाई ये करने से जो बच्चे की गलती है ये ठीक हो जाएगी, और उसको हम जब कार्य में लगाते हैं तो उसे हम कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण।